राजीव जी को भी जोड़ लें। नमस्कार। पब्लिक न्यूज टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम लोग 1 घंटे पहले बंगाल के नतीजों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब जबकि 1:15 हो रहे हैं, बंगाल के नतीजे पूरी तरह से अब ट्रेंड साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हैट्रिक लगने वाली है और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। ममता बनर्जी को अभी तक जो रुझान और जो सीटें जीती हुई हैं, उसमें से 205 सीटें पर ममता बनर्जी की पार्टी आगे चल रही है टेलीविजन में, और जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पे 202 सीटों पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और बीजेपी 77 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी 3 सीट थी 2016 के चुनाव में और ममता बनर्जी को 2016 में 211 सीटें मिली थी। अब ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सरकार बना रही हैं। तो हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी वजह रही है जिसकी वजह से ममता बनर्जी को बंगाल की करीब 3 करोड़ से ज्यादा जनता ने एक बार फिर मौका दिया है सरकार चलाने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर केडी पार्थ जी। उनका बहुत बहुत, पार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पब्लिक न्यूज टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर परेश सिंह जी। परेश सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम पहला सवाल जो है पार्थ साहब से लेंगे कि पार्थ साहब, ऐसी कौन सी वजह रही आपकी नजर में, चूंकि आप कोलकाता में हैं, हम भी कोलकाता में कुछ दिन थे, कुछ बातें मैं रखूंगा, लेकिन कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से ममता बनर्जी, बीजेपी के इतने प्रोपोगंडा, इतने प्रचार, जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो राष्ट्रीय टेलीविजन है, जितने भी चैनल थे वो सारे चैनल भाजपा को चुनाव जिता रहे थे। पूरे देश के लोगों की निगाह बंगाल इलेक्शन पर थी और हर व्यक्ति जो भी बात जब बंगाल इलेक्शन की करता था तो यही कहता था कि भाजपा वहां आ रही है, वो जो नेशनल टेलीविजन देखता था। लेकिन आज वही नेशनल टेलीविजन जो लोग देख रहे हैं, उनके सामने नतीजे हैं, उनके सामने रुझान है, और इन रुझानों में ममता बनर्जी को क्लीन स्वीप ही नहीं मिल रही है, बहुमत ही नहीं मिल रहा है। प्रचंड बहुमत मैं कहूंगा इसे मिल रहा है। 2011 सीटें उनकी लोकसभा 2016 में थी, इस बार भी वो करीब 2204 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है, कुछ सीटें उन्होंने जीत ली हैं। तो आखिर ये कौन सी वजह है, क्या वजह है पार्थ साहब, क्या आप देखते हैं? पहले तो ये बताऊं कि 2019 के बाद में ममता बनर्जी को संभलने का 1 साल मिला, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो ममता बनर्जी को लगा कि 18 सीटें जो बीजेपी यहाँ से जीत कर गई, तो लगा कि कहीं न कहीं उनके संगठन में, कहीं न कहीं उनकी पार्टी के वर्करों में कुछ इस तरह है, या हमारे मतदाता हमसे कहीं न कहीं रूठे हुए हैं। तो 1 साल उनको संभलने का मौका मिला और इस 1 साल के दौरान ममता बनर्जी ने कई योजनाएं जो ले आई, खासकर महिलाओं के लिए, यहाँ के लड़कियों के लिए जो स्कूलों में जो जाती है उनके लिए स्वास्थ्य साथी से लेकर कन्याश्री, रूपोश्री, तो ये खासकर महिलाओं को फोकस करके उनको लगा कि महिलाएं हैं जो हमें हमारी नैया को पार करा सकती है। तो महिलाओं को फोकस कर उन्होंने जो योजनाएं लाई और योजनाओं को बड़ी तेजी से उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। तो पहला ये कारण है कि ममता बनर्जी को एक लग रहा था कि यहाँ आधी आबादी जो है, 7.5 करोड़ वोटर हैं, 7.5 करोड़ वोटर में 50% महिलाएं हैं, और ये महिलाएं यदि हमारे साथ आज जुड़ जाती हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी वो सत्ता को बचा सकते हैं। तो पहला उनका एक टारगेट रहा। दूसरा, लोग शुरू से ही मुस्लिम को लेकर जो एक यहाँ पर बातें उठती रही, बीजेपी जो हिंदू और मुस्लिम की कार्ड खेलती रही, तो मुस्लिम मतदाताओं में कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त हो गया था कि यदि बीजेपी यहाँ पर आती है तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा गति होगी। तो ये मुस्लिम मतदाता भी एक जगह वो कॉन्सेंट्रेट हो गए, ममता की तरफ आ गए। तो हम यदि वोट रेशियो को पकड़ते हैं तो 50% और प्लस 30%, यानी 7.5 करोड़
जो वोटर्स हैं उनमें यदि देखते हैं तो हमारे 3 करोड़ के आसपास महिला वोटर्स हैं, 2,40,00,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये पूरे के पूरे वोटर्स जो है ना ममता की तरफ आए। और रहा और भी वोटरों की बात है तो ममता ने कह दिया था कि अरे सब हिंदू हिंदू करते हैं तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं, इसलिए उन्होंने चंडी पाठ भी किया, उन्होंने हर मंदिर में जाकर माथा टेका। तो ये उन्होंने साबित किया कि नहीं, हिंदू भी हमारे वोटर है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में इस बार का जो चुनाव हुआ है तो ये कहना गलत होगा कि केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदाता के साथ है, बल्कि इसमें हर, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तबके के। नहीं तो इतने बड़े सीट को लाना, 204-5 सीट लाना ये आसान बात नहीं है भाई साहब। 2/3 मेजोरिटी में आ रही है ममता। और पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, आप पिछले भी जाकर देखेंगे ज्योति बसु के समय में, यहाँ के लोग यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो पूरे लॉन्ग टर्म भरोसा करते हैं। तो ममता जो 3rd टाइम पे आ रही है तो ये वो ट्रेंड रहा है। तो अभी 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 जो टैली में देख रहा था, 59% वोट ममता बनर्जी को मिल रहा है और 38% वोट बीजेपी को मिल रहा है। तो ये लोकसभा से कम है। तो करीब 11% वोट का डिफरेंस है भाजपा और ममता बनर्जी टीएमसी में। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी अकेले लड़ रही थी, मतलब अगर उसे झांसी की रानी कहा जाए तो गलत नहीं कहा जाएगा कि ममता बनर्जी अकेले पूरे मैदान में लड़ रही थी। और इधर बीजेपी की पूरी एक सेना थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी खुद, जो दुनिया पूरे देश में स्टार प्रचारक कहे जाते हैं और उनसे बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं है। उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी, जो वो भी बड़े स्टार प्रचारक हैं, जो पूरे देश में भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, और बंगाल में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो क्या इन लोगों का कोई करिश्मा वहां नहीं चला? क्योंकि ये लोग तो 200 सीटें जीत रहे थे और ममता बनर्जी ये जब वो भी रैली मोदी जी करते थे उसमें ये कहते थे कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 2 मई दीदी गई। एक जुमला उन्होंने छोड़ा था, 2 मई दीदी गई। तो पार्ची क्या लगता है कि मतलब उन लोगों का करिश्मा नहीं चला? जी, करिश्मा नहीं चला। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी या तृणमूल पार्टी ने बड़े ही रणनीति की तरह चुनाव लड़ा, क्योंकि जंगल महल, खासकर जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, पूरा अधिकारी परिवार जो है, जंगल महल के ये 4-5 जिले हैं, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। तो इन जिलों के लगभग 90 जो सीटें हैं इन पर एक छत्र अधिकार उनका था। ममता बनर्जी ने अपने सेनापति के तौर पर शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार को वहां पर नियुक्त किया था। जब उनको लगा कि ये मेरा कड़ी टूट रहा है और मेरा सेनापति टूटकर किसी विपक्षी पार्टी में जा रहा है, तो तृणमूल के सामने एक बड़ा संकट आया कि हम अब उस कॉर्नर को कैसे संभालें। तो तृणमूल ने सबसे बड़ी जिम्मेवारी के तौर पर ममता बनर्जी को ही उतारा और बोला कि यहाँ की कैप्टनशिप आपको ही करना है, और उसका लाभ भी मिला। ममता बनर्जी नंदीग्राम में गई, चुनाव ही नहीं लड़ी, बल्कि उस कॉर्नर को, जहां से एक बहुत बड़ा टूट होने वाला था, यदि वो कॉर्नर टीएमसी नहीं बचा पाती तो आज का रिजल्ट बहुत उल्टा होता। तो ममता बनर्जी ने वो जंगल महल एरिया को पूरे सुरक्षित किया अपने बल पर। इसी दौरान इंसिडेंट के, ये कोइंसिडेंट कीजिए, ममता बनर्जी का जो पांव में चोट आई उसके बाद में एक सिंपैथी वोट भी मिला। और तीसरी बाद में एक तृणमूल का एक था कि बहिरागतो, ये जो शब्द था, या उसमें इन लोगों ने खेला होवे एक नारा जो लगाया, तो उसमें ना माने इसमें एक रिदम है, रिदम में जिसका अर्थ मैं हिंदी में बता दूंगा, वो हालांकि बांग्ला में है। तो उसमें वर्गीय शब्द है। वर्गीय का मतलब है लूटने वाला, लुटेरे। यानी ये जो बाहर के लुटेरे आ रहे हैं, ये जब 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में जब व्यापारी बंगाल में आते थे और लूट पाट करके चले जाते थे, तो वो उस शब्द का इन लोगों ने ये किया कि ये भी एकदम वही व्यापारी हैं जो यहाँ पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं और लूटेंगे और चले जाएंगे। तो ये यहाँ के लोगों में एक सेंटिमेंटली बहुत तेजी से आघात किया कि नहीं, पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल के लोगों को हाथ में ही रहना चाहिए। इसलिए बंगाल की बेटी को, जो इनका नारा था कि बंगाल की बेटी को ही चाहता है, और वो साबित भी हो गया कि बंगाल की बेटी को चाहता है। बीजेपी की जो भी नारा रहा कि 2 मई आई दीदी गई,
वो खत्म हो गया। और ये जितने भी राष्ट्रीय नेता आए यहाँ पर, मोदी साहब आए, अमित शाह जी आए या नड्डा जी आए, इन्होंने बहुत, मोदी जी ने तो 20 सभाएं की, 74 रैलियां अब आपके अमित शाह ने की, लेकिन इन पर यहाँ के मतदाताओं को बल्कि उल्टा असर हुआ है कि चौथे चरण के बाद में जब कोरोना का असर आया पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में, लोगों को लगा कि पश्चिम बंगाल के इन लोगों ने और मौत के मुंह में ढकेल दिया, क्योंकि ये हम 2-3 चरण में भी चुनाव को खत्म कर सकते थे, लेकिन इस विकट परिस्थिति में इतने लंबे चुनाव कराकर और यहाँ पर गैदरिंग करके कोरोना को फैलाना यहाँ के मतदाताओं को भी एक गया। इसलिए देखिए कि चौथे चरण के बाद में जो भी चुनाव हुए हैं वहां पर टीएमसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, क्योंकि हम लोग पहाड़ उत्तर बंगाल की भी बात करते हैं, दार्जिलिंग हुआ, कुछ बिहार हुआ, जलपाईगुड़ी हुआ, ये यहाँ पर गढ़ था बीजेपी का, लेकिन बीजेपी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो गई। नदिया जिस पर सबसे ज्यादा घमंड हुगली जिले पर था, जिसमें माना जाता है कि हुगली जिले में बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी बीजेपी, वहां से धाराशायी हो गई। तो ये चौथे चरण के बाद के सारे जो फेज हुए ना, ये सारे हुए, तो इसमें कहीं ना कहीं लंबा ये जो बीजेपी ने एक सोच रखा था कि हम 8 चरण में चुनाव कराएंगे तो उसका फायदा मुझे होगा, मुझे लग रहा कि ये 8 चरण का चुनाव जो हुआ बीजेपी के एक तरह से नुकसान भी हुआ। इतना लंबा चुनाव नहीं होता यदि बहुत, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तक बीजेपी का इतना माहौल अच्छा था कि लग रहा था कि बीजेपी निकल जाएगी। यदि वो 3-4 चरण में चुनाव होता तो रिजल्ट कुछ और होता। परेश जी, आप चूंकि दिल्ली की मीडिया में अच्छी दखल रखते हैं, हम जो देख पा रहे थे वहां पर कि पूरे देश का जो नेशनल मीडिया था, जो नेशनल टेलीविजन थे, वो सभी ये बता रहे थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है किसी न किसी रूप में। और जो पूरा स्पेस था बंगाल चुनाव प्रचार का, उसमें मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा बीजेपी को नेशनल मीडिया ने दिया और 20% में ममता एंड अदर पार्टी, कांग्रेस एंड लेफ्ट को तो मिला ही नहीं है, 20% ममता को दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो मीडिया का ये जो प्रोपेगेंडा था, मीडिया ने जो फैलाया कि ममता बनर्जी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जिसका असर बंगाल को छोड़ करके बाकी पूरे देश में था, खासकर हिंदी भाषी इलाकों में, वो लोग ये मान के चल रहे थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है। तो क्या ये जो रणनीति थी बीजेपी की निश्चित तौर पर रणनीति रही होगी, तभी मीडिया उनके फेवर में इस तरह से काम कर रहा था, क्या यह रणनीति भी बंगाल में काम नहीं आई बीजेपी की? पहली बात यह है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बड़ा मजबूत है। उसके जो प्रमुख है अमित मालवीय है और वो प्रमुख रणनीतिकारों में है। बीजेपी का आईटी सेल है, उसके प्रमुख है अमित मालवीय और आईटी सेल बड़ा मजबूत है। आप कभी भी देखें, कोई भी भाषण हो, चाहे कांग्रेस में राहुल गांधी का हो, ममता बनर्जी का हो, आप देखेंगे अगर कहीं बोला तो अगले 20 मिनट के अंदर उसकी क्लिप कट के या उससे संबंधित भाषण निकाल के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है। सोशल मीडिया आईटी सेल को उन्होंने पूरी तरह से प्रभावित किया हुआ था। उन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ था बीजेपी का कि सिर्फ बंगाल में एकमात्र बीजेपी ही विकल्प है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो बीजेपी की एक अलग रणनीति रही है कि हिंदुओं को एकत्रित किया जाए, और उन्होंने, अमित शाह ने बंगाल में कहा भी था कि हम एनआरसी को लाएंगे। जो वहाँ पे मथुआ संप्रदाय का जो वोट है उसको बार बार उन्होंने, जब भी चाहे कैलाश विजयवर्गीय गए या अमित शाह गए, उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि आपको अधिकार मिलेगा और एनआरसी हम यहाँ पे लाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक वहाँ पे आपने देखा होगा कि 27% वोट मुस्लिम्स का है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मुस्लिमों का वोट बंटने ना पाए। उसके जवाब में मोदी जी ने कहा था कि दीदी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि वो हिंदू और मुस्लिम करवा रही है। 27% जो वोट वहाँ मुस्लिमों का है, और उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों का वोट ना बटे, ममता बनर्जी ने बोला था। उसकी एक वजह भी है, उन्होंने मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम्स है वहाँ पे, उनके लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की। एक नई लोन की स्कीम उन्होंने लॉन्च की, रोजगार बैंक बनाया, मदरसों को मान्यता दी टीएमसी ने, 2,500 रुपए जो वहाँ पे इमाम है उनको भत्ता दिया गया, उनको आवास के लिए सब्सिडी दी गई, स्वरोजगार सहायता दी गई, फुरपुरा शरीफ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, 2 करोड़ बच्चों को वहाँ छात्रवृत्ति दी गई, और जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा,
उसमें सरकारी नौकरियों में भी 17% आरक्षण टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने दिया। ये सब फैक्टर भी रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश जो कामयाब रही कि मुस्लिम वोट न बटे, और उसी का नतीजा है कि अभी 204 या 205 के करीब करीब रुझान आ रहे हैं। बीजेपी सिमट गई है। नहीं, परेश जी केवल इतनी बात नहीं है। 27% अगर मुस्लिम वोट है तो उसमें से निश्चित तौर पर टोटल 27% तो पोल नहीं हुआ होगा। अगर 83% के आसपास टोटल पोलिंग है तो निश्चित तौर पर 27 का 83% ही पोल हुआ होगा। उसमें डिवीजन भी हुआ होगा, मैं नहीं मानता 5% और डिवाइड हुआ होगा और लोगों को मिला होगा ये। लेकिन ममता बनर्जी को केवल मुसलमान वोट से इतनी बड़ी सीटें नहीं हासिल हो सकती है। 49% वोट ममता बनर्जी अगर हासिल कर रही है तो ममता बनर्जी को हिंदुओं ने बड़ी संख्या में वोट दिया है। जो बीजेपी केवल हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहती थी, मतलब बीजेपी हिंदू और मुस्लिम जो डिवीजन था, या जो हमारा जो टेलीविजन था जो ये डिवीजन करना चाह रहा था, वो कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं कर पाया मुझे लगता है। विभाजन नहीं हो पाया। देखो, टीएमसी का जो वोट बैंक है वो सॉलिड है। प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार थे। प्रशांत किशोर ने, अगर आप पिछले दिनों देखें, जो बहुत सारे टीएमसी के जो नेता गए थे वो टूट के जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो प्रशांत किशोर से उनमें काफी लोग नाराज थे। प्रशांत किशोर ने उनमें बहुत सारे लोगों को टिकट बंटवाने में उनका काफी योगदान रहा। उनको टिकट नहीं दिया गया। जो उस तरह के नेता थे जिन पे कट मनी का आरोप लगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम ये कट मनी या इस तोलाबाजी, इस तरह के लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग ठीक नहीं थे। इन्होंने अपने लिए काम किया, जनता के लिए या समाज के लिए काम नहीं किया। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने एक मैसेज और दिया कि जो नेता हमारे छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, उनके लिए खुला रहा। एक ऑप्शन वो दिया। प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई कि उन लोगों को टिकट नहीं दिया, जो इस तरह के दागी नेता थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और ममता बनर्जी का एक सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड जो उन्होंने चंडी पाठ किया। एक आपने अगर इंटरव्यू सुना हो तो शुभेंदु अधिकारी ने इंटरव्यू दिया था, कहा कि ममता जी चंडी पाठ तो गलत पढ़ती हैं, मगर हनुमान चालीसा गलत पढ़ती है, चंडी पाठ उनको आता नहीं है, और कलमा उनको बिल्कुल सही आता है पढ़ना। इस तरह की बातें उन्होंने की थी वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, मगर वोटों का पोलराइजेशन नहीं हो पाया। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि यहाँ पे भी हिंदू वोट एक अलग सॉलिड किया जाए, जो कि बीजेपी का मूल आधार रहा है वोट का। तो वहां पे वो सब वोट बैंक बट नहीं पाया। वही वजह है कि ममता बनर्जी को इतनी भारी मात्रा में सीटें आ रही हैं। अभी भी 204 या 205 के आसपास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिख रही हैं। और इनकी जो आईटी सेल थी बीजेपी की, वो भी अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हो पाए। वो सब चीजों को बांटने में उन्होंने बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट किए कि हिंदुओं को परेशान किया जाता है, वहां पे दुर्गा पूजा को परमिशन नहीं मिलती है, रमजान को परमिशन मिलती है, दुर्गा पूजा में बिजली काट दी जाती है, रमजान में बिजली नहीं काटी जाती है, मौलवियों को वहाँ पे भत्ता दिया जाता है, इस तरह की सुविधाएं दी जाती है, जबकि हिंदुओं को वहाँ पे जय श्री राम के नारे से भी चिढ़ है ममता दीदी को। तो इस तरह की बातें बहुत सारी आई चुनाव में, मगर उन सब बातों का जो अब तक जो नेट सेल में जो रिजल्ट आ रहा है, जो वहाँ की जनता थी उसने नकार दिया। तो बीजेपी ने भी कुछ खोया नहीं है वहाँ पे। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी एक उत्तर भारतीय पार्टी है। बीजेपी अगर वहाँ पे 80 भी सीटें जीतती है तो ठीक है, उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके हिसाब से नहीं है। बीजेपी का एक अनुमान था कि 140 150, उनके सर्वे में भी था कि 130 के आसपास सीटें तो रहेगी उनकी, और वो कह भी रहती है हम सरकार बनाएंगे। अगर थोड़ी कम ज्यादा होती तो जो उनका एक आधार रहा है कि वो इस्तीफा दिलवाते, 10-15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश करते और वो 4-6 महीने में सरकार गिराते और बनाते। वो सब हो नहीं पाया और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि दीदी को बहुत मेजॉरिटी में बहुमत मिला है, 200 से ऊपर सीटें जा रही हैं। तो उनका जो सोशल मीडिया था वो भी करीब करीब क्रैश हो गया, फेल हो गया। यहाँ से जो मीडिया वाले हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया है जो यहाँ कवर करता है, वो सब जाके वहाँ पे होटलों में रुकवाना, उनको पूरा फैसिलिटेट करना। और बीजेपी की एक ही राज्य में नहीं कर रही है। बीजेपी का जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, वो जो पत्रकार हैं जिनको जो कवर करते हैं उनको सुख सुविधाएं देना,
और यहाँ से एक टीम लेके जाना रुकवाना, वो सब होता है, जो कलकत्ता में भी हुआ है, वहाँ पे रुकवाया उनको और उनको सारी सुविधाएं दी है। मगर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पोलराइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो वोटों का पोलराइजेशन नहीं हो पाया। बंगाल की जो स्थिति है वो और राज्यों से भिन्न है, और राज्यों में जो मुस्लिम्स हैं वो बंगाल के मुस्लिम उस तरह नहीं है। हजारों मुस्लिम आप देखेंगे अगर कलकत्ता वहां से बांग्लादेश से डेली काम करने आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं वहां पे, तो एक बड़ी मुस्लिम संख्या है जो आबादी है जो वहां पे हिंदुओं के साथ मिलके रहती है। हाँ, ये बात ठीक थी कि कुछ लोग नाराज थे, कटवनी से, तोलाबाजी से उन पे कार्रवाई हुई और वहां की जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि पार्टी में सुधार हुआ है, और वही उन्होंने सामने आप चुनाव में देख रहे हैं। पार्थ जी अब आपसे सवाल, पार्थ जी एक सवाल ये है कि जिस तरह जो अभी रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी और इनके क्या बोलते हैं टीएमसी के बीच डायरेक्ट फाइट हो गई है एक तरीके से। तो कांग्रेस और भारतीय जनता, कांग्रेस और लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ, ये तीनों का जो एक बड़ा गठबंधन बना था, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली की थी जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी कि इतनी बड़ी भीड़ जो है कोई जुटा नहीं पाया है, और वो शायद फुरफुरा शरीफ और के ज्यादा लोग उसमें शामिल थे। तो क्या फुरफुरा शरीफ, कांग्रेस और लेफ्ट का जो एक गठबंधन था, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, करीब 9% टोटल वोट उनको मिल रहा है और 2 से 3 सीटें बमुश्किल वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इलेक्शन की वेबसाइट पे मैं आपको देख के बता देता हूं कि कितना सीटें ये लोग जीत रहे हैं। अब जैसे ये इंडिपेंडेंट इंडियन आरएस मजलिस पार्टी, मतलब कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है वो दोनों एक एक सीटें जीत रही है, मतलब अभी आगे बढ़ी हुई, आगे बढ़ रही। तो क्या ऐसा लगता है आखिर कौन सी ऐसी वजह हुई, ये सारे इनके जो वोटर थे वो कहाँ चले गए? बीजेपी के साथ गए या ममता के साथ गए, कहाँ गए ये लोग? इस बार के चुनाव में ये देखने को मिला कि जहां पर कांग्रेस को तो यहाँ 92 सीट संयुक्त मोर्चा के तहत मिला था, 92 सीटें। तो 92 सीटों में मालदा और मुर्शिदाबाद, ये जो अधीर चौधरी की खुद की पकड़ है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन और भी क्षेत्रों में जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे और बड़े कमज़ोर स्थिति में थे, तो उनको कांग्रेसी शुरू से ही उनके मन में है कि हम वोट तृणमूल को दे देंगे लेकिन लेफ्ट को वोट नहीं देंगे, सीपीएम के साथ नहीं जाएंगे। तो एक इस चुनाव में भी देखने को मिला कि जहां पर संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट है और वहां पर लग रहा है कि हमारे वो मोर्चा का कैंडिडेट बहुत वीक है, वो जीत नहीं पाएगा, खासकर कांग्रेस का, तो कांग्रेस का वोट पूरा का पूरा तृणमूल में गया है। ठीक इसके विपरीत में जहां पर वाम मोर्चा का, जहां पर सीपीएम का जो कैंडिडेट है, सीपीएम के भी जो जिले हैं उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना और नदिया, उस इलाके में भी अब यदि सीपीएम को लगा कि यहाँ पर अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपना कुछ वोट जो है डाइवर्ट बीजेपी की तरफ किया है। तो सीपीएम का वोट गया है बीजेपी की तरफ, कांग्रेस का वोट गया है तृणमूल की तरफ। यदि एकजुट होकर ये लड़ते तो रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि इनका केवल मोर्चा ही बना था, वो कागजी तौर पर फिजिकली ग्राउंड लेवल पर ये बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ही हुआ कि ममता को लाभ मिला और इनको 9% 10% वोट पे ही जाकर संतुष्ट होना पड़ा। जबकि खुद का कांग्रेस का यदि देखा जाए तो 10-12% इनका खुद का कांग्रेस का वोट है, 18 से 19% तक सीपीएम का अपना खुद वोट है। ये अपने ही वोट को अपने में कन्वर्ट नहीं कर पाए, इनका वोट इधर उधर डिस्पर्स हुआ है, तो जिसका लाभ मिला इनको। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जो वोट है, मतलब जो लेफ्ट का और कांग्रेस का वो डिवाइड हो गया, लेफ्ट का वोट चला गया इनके पास, हाँ बीजेपी के पास, और जो कांग्रेस का वोट था वो चला गया वो तृणमूल ममता तृणमूल का। ये 2019 के इलेक्शन में भी हम इस बात को देख रहे थे, 2019 के इलेक्शन की बड़ी चर्चा हुई। 2019 के इलेक्शन में जो लेफ्ट का वोट था वो वोट पूरी तरह से बीजेपी की तरफ चला गया था।
बिल्कुल। और इसी वजह से बीजेपी को 18 सीटें वहां जीत हासिल हुई थी। और ये ममता बनर्जी को एक बड़ा सेटबैक लगा था कि बीजेपी इस मैं तरीके से आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि 2019 का चुनाव एक अलग चुनाव था। 2019 में था कि अपने देश को प्रधानमंत्री लाना है और मोदी के पैरेलल कोई कैंडिडेट नहीं था। वो राहुल गांधी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और मायावती से लेकर और तमाम जो भी कैंडिडेट थे वो कहीं भी वो दौड़ में शामिल नहीं हुए। तो पूरे देश में एक था कि मोदी को ही वोट देना, यानी हमें प्रधानमंत्री चुनना। ये पहला 19 चुनाव 2019 का एकमात्र ऐसा चुनाव माना जाए जो लोगों ने देश का प्रधानमंत्री चुना। वो बीजेपी को वोट दिया ऐसा कुछ बात नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री चुना। जिसका कारण ये था कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी जहां लगा, वो जहां पर लेफ्ट की जो भी वोट है वो बीजेपी की तरफ गया। तो 2019 से 2021 का जो चुनाव हुआ है ये बिल्कुल है। पहला तो यहाँ पर बीजेपी अपना एक चेहरा, मुख्यमंत्री के चेहरा वो तय नहीं कर पाया कि बीजेपी का यदि कोई यहाँ पर बीजेपी अपनी सत्ता में आती है तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। कभी इन्होंने प्रोजेक्ट किया दिलीप घोष को, कभी प्रोजेक्ट किया इन्होंने मुकुल को, कभी प्रोजेक्ट किया इन्होंने शुभेंदु अधिकारी को, बीच में कभी आया कि सपन दास गुप्ता भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये ले देकर ये तो लोगों को लगा कि ममता बनर्जी के पैरेलल में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जिस तरह 2019 में प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना, 2021 में बंगाल के लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है, जिसका नतीजा है कि इतने बड़े मार्जिन से तृणमूल यहाँ आ रही है। तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बन रही है। हमारे साथ राजीव राय जी भी जुड़ गए हैं। राजीव राय जी वैसे तो बंगाल का रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं और बंगाल पर इनकी काफी पकड़ है। राजीव जी, हमारी आवाज आ रही है? राजीव जी, हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते राजीव जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मिल रही है। हाँ, बंगाल में जी जी बंगाल में अब एक तरीके से साफ हो गया है कि ममता बनर्जी तीसरी बार वहां मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में विधानसभा में मौजूद रहेगी। इससे पहले प्रमुख विपक्षी दल वहां कांग्रेस थी 44 सीटें लेकर के। तो अभी जो सिचुएशन, बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल रही, करीब 80-82 सीटें बीजेपी वहां जीतने की स्थिति में नजर आ रही है, जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी के लिए बंगाल में किस तरह की ये 5 साल की जो सरकार है चलाना, किस तरह की चुनौतियों का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ेगा? देखिए, मुझे जैसा लग रहा है प्रधान विपक्ष के तौर पे बीजेपी तो आ ही गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो लेफ्ट फ्रंट थी और जो कांग्रेस की जो गठबंधन है, इनको सिरे से नकार दिया पश्चिम बंगाल के जनता ने। और उसके जगह पे आप देखिएगा, कांग्रेस की जो 44 सीटें थी और वाम फ्रंट की जो 29 सीटें थी, टोटल मिलाकर के 73। और इसके साथ थोड़ा बहुत अगर तृणमूल का भी कुछ अगर नुकसान हुआ होगा, जो मिलकर के करीब 80 के करीब सीटें बीजेपी को मिला है। तो ये तृणमूल का ज्यादा कुछ सूचना और है, ममता बनर्जी जो हार रही थी, 211 ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया ने वो लीड कर रही है। नहीं लीड कर रही है, मतलब अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो ये भी लेकिन वो लीड करना शुरू कर दी। जो लग रहा था कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे हुई थी, वो अभी 3000 वोटों से लीड करना शुरू कर दी। हाँ, वो तो लग रहा था, शुरू से लग रहा था, क्योंकि जी ऐसा बहुत कम ही होता है कि चीफ मिनिस्टर हार जाए और पार्टी जीत जाए, बहुत कम ही होता है। नहीं, पहले शुरुआती दौर में वो पिछड़ रही थी, 6000, 7000, 10,000 वोट से पिछड़ रही थी। 10,000 अभी उनका जो अभी वो लीड कर रही है, तो एक सबको ही पता था कि वो जीतेंगी, बड़ी बात है। जी राजीव जी, कंटिन्यू। अभी हाँ, तो जी आगे के 5 साल के लिए मैं तो यही सोचता हूँ कि ममता बनर्जी का जो भी जिस एस्पेक्ट में उनको लगा था कि यह कुछ जनता अगर कुछ सीटों में उसका नुकसान हुआ है तो उनका विश्लेषण करना चाहिए, किस कारण हुआ है। तो जो भी खमियां थी
वो ममता दीदी लतीफ नेता है और उसको पता है कि क्या करना चाहिए ताकि अगले इलेक्शन भी वो आगे रहे। तो उनसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि आगे की 5 साल में पहली तो यह है कि राजनीतिक हिंसा जो है उनको कम करना है, उनको दिखाना है कि राजनीतिक हिंसा कम करने के लिए उनके पार्टी काफी है, कोई बीजेपी या लेफ्ट फ्रंट की जरूरत नहीं है। दूसरी है कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की सवाल बार बार आती है कि बंगाल में 10 साल में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है, इस पे भी उनको हम है ताकि इंडस्ट्री आए, जो युवा वहाँ पे पढ़ लिख के इंजीनियर बन रहे हैं या फिर और सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं उनको भी नौकरी मिले, नौकरी के लिए करना ना पड़े। पहले करता था जब लोग कलकत्ता जाते थे नौकरी के लिए, आप कलकत्ता से लोग बाहर जा रहे हैं, इनको ये उनको देखना पड़ेगा कि कलकत्ता के युवा कलकत्ता में ही नौकरी कर सके और कलकत्ता में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, विद्यार्थी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन राजीव जी बहुत सारे लोग जो है, आज भी मैं चूंकि कलकत्ते गया था इलेक्शन के दौरान, तो मैंने ये पाया कि कलकत्ते बाहर बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं। जितनी टैक्सियां चलती हैं उसमें 80% टैक्सी ड्राइवर बिहार के हैं। तो कलकत्ता रोजगार भी दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी रोजगार दे रहा है और कई दुकानों पर मैंने देखा कि बिहार के लोग काम करते हैं, बिहार के लोगों को वहाँ काम मिला हुआ है, यूपी के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है रोजगार जैसे। और अभी पार्थ साहब आपने जो सूचना दी कि ममता बनर्जी आगे चल रही है, देखिए क्या था कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी से जब लड़ने ममता बनर्जी गई थी तो अनायास नहीं गई, उनका कोई कैलकुलेशन रहा होगा। और जो आपने पहले चर्चा की कि जो जंगल महल का जो पूरा इलाका है, ममता बनर्जी ने सोचा होगा कि जंगल महल पर कब्जा करो भले मैं चुनाव हार जाऊं, क्योंकि नंदीग्राम तो अधिकारी बंधु का हमेशा से कब्जा रहा है और ममता के राइट हैंड भी रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि शुभेंदु अधिकारी, जो मुझे सूचना है कि अगर शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार जाएंगे या जो बड़े दिग्गज नेता जो टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अगर वो चुनाव हार जाते हैं या बैकफुट पर चले जाते हैं और ममता अगर वहां मुख्यमंत्री बनती है, सरकार बनाती है, तो वो सारे लोग फिर ममता बनर्जी से माफी मांग करके पार्टी में वापस आ जाएंगे। आर जी आपको क्या लगता है? जी, ये ममता जी का पिछला रिकॉर्ड रहा है, वो दरिया दिली दिखाती हैं कि जो भी थोड़ा सा उनसे रूठ कर या कभी कुछ किसी कारण से चला जाए और वो वापस आता है तो उनका द्वार खुला रहता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार की थोड़ा सा स्थिति ऐसा हो है कि ममता जी अब न शुभेंदु के स्वीकार करेंगी, न राजीव बनर्जी को या वैशाली डालमिया है। तो हालांकि चुनाव में उन्होंने मुकुल के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शुभेंदु और मुकुल में यदि सबसे ज्यादा खतरनाक है तो शुभेंदु है, मुकुल उतना खतरनाक नहीं है। हालांकि मुकुल को उसके क्षेत्र में खड़ा ना करके बीजेपी ने उसको नदिया में भेज दिया जहां पर उसका कुछ ये जनाधार नहीं है, तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था मुकुल के प्रति। अब ये आने वाला समय ही तय करेगा कि मुकुल वापस फिर तृणमूल में आते हैं नहीं। लेकिन और बाद बाकी मुझे जो लग रहा है, जिस तेजी से शुभेंदु ने ममता पर पर्सनल अटैक किया, उन्होंने ममता बेगम तक कह दिया, और ये बहुत ही थोड़ा सा अशोभनीय शब्द है, क्योंकि बेगम एक शादीशुदा महिला को कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो इससे वोटरों ने भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया, महिलाओं ने भी नहीं लिया, क्योंकि एक बार तो दिलीप घोष ने वो ममता बनर्जी के पांव पर जो चोट लगी है उस पर भी कह दिया कि उन्हें तो साड़ी न पहन के बल्कि बरमूडा पहनना चाहिए। तो ये तरह तरह की कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को ये नहीं लगा। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि ये जो तृणमूल से बीजेपी में चले गए क्या वो पुनः वापस आएंगे, तो ये तो ममता जी पर डिपेंड करता है। लेकिन सिचुएशन मुझे अभी तो जो दिख रहा है कि ममता जी इनको अब निकट भविष्य में वो लाने वाली नहीं है, क्योंकि अगला फिर चुनाव होने वाला है, वह कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, वो भी बहुत बड़ा चुनाव होता है। और जिस पार्टी के कलकत्ता पर पकड़ना हो वो राज्य पर नहीं पकड़ कर पाता, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों से कलकत्ता को देखा और जो समझा है, तो कलकत्ता पर यदि आपकी पकड़ होती है, आपको ख्याल होगा, आप देखेंगे कि तृणमूल सबसे पहले सत्ता में आने के पहले कलकत्ता को कब्जा किया था। कलकत्ता में उसका मेयर बने थे सुब्रत मुखर्जी, और वहां से पार्टी धीरे धीरे एक्सपेंड की थी और बाद में सत्ता में आई। तो यहाँ तो बीजेपी की कलकत्ता में कोई पकड़ ही नहीं है। ये जितने भी सीटें हैं बीजेपी हारती, 1-2 केवल काउंसिलर हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल की निकट भविष्य में कि ये जितने लोग तृणमूल से भागकर बीजेपी में गए हैं वो वापस इनको ममता जी ले आएंगे।
परेश जी, आप किस तरह इसको देखते हैं कि ममता बनर्जी के सामने कौन सी बड़ी चुनौती होगी जो तीसरी बार वो हैट्रिक लगा रही है? इस बार, पिछली बार जो विपक्ष था वो कांग्रेस था और इस समय कांग्रेस की स्थिति वहाँ खत्म है। लेफ्ट एक सीट पे आगे है, वो भी खत्म है। इसमें अभी मैं पहली बात मैं आपको अपडेट कर दूं कि बीजेपी 78 सीट पे आ गई है, 80 से नीचे पहुंच गया ग्राफ उसका। ममता बनर्जी 2700 वोट से आगे चल रही हैं, बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी तो पीछे हो ही गए हैं, राजीव बनर्जी जो टीएमसी से आए हैं बीजेपी में वो पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चटर्जी जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी, बीजेपी ने उनको भेजा था, स्पेशली सांसद हैं, वो पीछे चल रही हैं, साइनी घोष जो एक इनका बड़ा नाम है टीएमसी का, वो भी खैर पीछे चल रही हैं। अब पायल सरकार, अब बाबुल सुप्रियो का क्या होगा? बाबुल पीछे चल रही है। बाबुल सुप्रियो का क्या होगा? बाबुल सुप्रियो क्या कैबिनेट से इस्तीफा देंगे? बाबुल सुप्रियो भी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी से एक बड़ा नाम स्वपन दास गुप्ता, वो पीछे चल रहे हैं और सिर्फ इनमें अभी तक मुकुल राय वो आगे हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, फिलहाल मुकुल राय आगे हैं बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनमें। अब रही बात इसकी कि जो सरकार चलती है उसमें पहली तो ये होगा कि ये तय करेगा शुभेंदु अधिकारी का भविष्य क्या होगा, क्या बीजेपी उनको क्या करेगी, क्या पद देगी। अगर वो हार ही जाएंगे वो तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे विधानसभा में, तो करीब करीब पहली बात तो उनका करियर खत्म शुभेंदु अधिकारी का। बाबुल सुप्रियो चूंकि केंद्र में मंत्री हैं वापस आ जाएंगे, लॉकेट चटर्जी सांसद हैं वापस आ जाएंगी। सबसे बड़ा अगर कोई झटका लगा है तो वहां पे बाबुल इनको शुभेंदु अधिकारी को है और बीजेपी के पास होने के लिए वहां कुछ नहीं है। बीजेपी को जो भी मिला 78 मिले, 75 मिले, 70 सीट मिले, वो बीजेपी को प्लस ही है। बीजेपी एक उत्तर भारतीय पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार गई है, बंगाल से ही नॉर्थ ईस्ट शुरू होता है, वहाँ बीजेपी को पाने के लिए ही है। और ये सारे के सारे नेता इंपोर्ट किए हैं, आयात किए हैं। बीजेपी का अपना कोई नेता नहीं है, सारे के सारे नेता टीएमसी के हैं और जो वोटर है वो कुछ टीएमसी के हैं और वो वामपंथी है, कुछ कांग्रेस के हैं। तो अब रही बात इसकी कि इनका इतना आसान तो खैर ये आसानी से जैसे पिछली बार हुआ है चलने नहीं देंगे, मगर कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि पूर्ण बहुमत से और मजबूत सरकार है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं केंद्र में, बीजेपी के साथ रह चुकी हैं और तीसरी बार वहां पे मुख्यमंत्री बनेंगे। जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री तब तक दाव पे काफी हद तक समझ भी आ गए और उन्होंने कहा भी था कि इस बार इनको बंगाल जीतना है और अगली बार दिल्ली भी जीतना है। वो अपने तेवर सरकार के प्रति तो उनका संदेश साफ है और बंगाल जीतने के बाद अगला उनका जो नारा जो 2024 में है वो उनकी नजर है। अभी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको बधाई दी है। तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार में गए थे, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ अपने नेता वहां भेजे थे। बीजेपी के सामने अगर जो एक बड़ा नेता जो प्रधानमंत्री पद के लिए वो विपक्ष के पास एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा मिल गया है ममता बनर्जी का, जो और विपक्ष में सर्वसम्मति से वो अपना नेता मानेंगे और स्वीकार करेंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने ही चैलेंज दिया है मोदी को, किसी और को। बाकी तो नीतीश कुमार थे वो उनमें मिल गए, विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है जो टक्कर दे, जो चैलेंज दे। राहुल गांधी को उनकी आईटी सेल ने एक अजीब सी स्थिति बना दी है, वो जो भी कुछ कहते हैं आईटी सेल उसका तोड़ के मरोड़ के कुछ पेश इस तरह कर देती है कि उसका गलत ही मतलब निकाला जाता है। तो ममता बनर्जी का चैलेंज होगा 2024 में। अब बीजेपी के लिए 2024 उतना आसान नहीं होगा जितना कि 2019 रहा था। 2019 में कोई इतना मजबूत नेता नहीं था इनके पास। ममता बनर्जी भी तीसरी बार सांसद वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही है और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी को भी वो अच्छी तरह भली बातें समझती हैं, उनका एक धक्का चल रही है। मैं परेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए पार्थ जी आपसे एक सवाल है।
परेश जी अपना म्यूट कर दीजिए जरा, आवाज अपनी, अपना माइक म्यूट कर दीजिए। परेश जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दिए, अपना माइक म्यूट कर दीजिए परेश जी। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब केवल आपको सुनाई देगा। पार्थ जी, परेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक सवाल है कि ये कि ममता बनर्जी को तेजस्वी यादव जो बिहार के आरजेडी के लीडर हैं, लालू यादव जी के बेटे हैं, वो जाकर के उन्होंने 1-2 सभाएं भी की थी, उन्होंने प्रचार भी किया था। इसके अलावा बिहार के और भी कई नेता गए थे प्रचार करने के लिए वहां पर, जो ममता बनर्जी को जिताने के लिए। राकेश टिकैत भी गए थे, जो किसान आंदोलन के मुखिया हैं, वो भी गए हुए थे। ममता बनर्जी को उन्होंने वोट देने की अपील तो नहीं करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात उन्होंने की। एक बार उनका जाना हुआ बंगाल, उन्होंने 2 मीटिंगें की थी, एक बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक किसी और जगह पर की थी। अखिलेश यादव ने भी नंदीग्राम और कोलकाता में किया था। नंदीग्राम कोलकाता। अखिलेश यादव ने भी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने 2 सांसदों को वहां लगाया था। जया बच्चन ने जाकर के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त दे रही हैं बंगाल में, क्या उनका स्ट्रेचर जो है देश के लेवल पर मोदी के बराबर खड़ा होकर के मोदी को टक्कर देने का होगा इस चुनाव के बाद? जैसा कि वो एक बार कह भी चुकी हैं, या टीएमसी कह चुकी है कि 2024 के चुनाव में वो बनारस में जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो क्या ममता बनर्जी का स्ट्रेचर अब इतना मोदी के टक्कर का हो गया और वो प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे? ये अंतिम सवाल है, इस चर्चा का अंतिम सवाल है। जी, आपको एक बात बताऊं कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो जीती है, जितनी खुशी ममता बनर्जी को नहीं है, उतनी खुशी देश के जितने अन्य ऑपोजिशन लीडर है उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा वो लोग खुश इसलिए हुए कि ममता ही है जो मोदी के विजय रथ को रोक पाई। क्योंकि उनको लग रहा था कि यदि पश्चिम बंगाल में मोदी जीतते हैं तो इनका वो पूरा चलेगा देश में और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जितने भी विपक्ष हैं ममता को जिताने के लिए, चाहे वो आपके शिवसेना हो, आरजेडी हो, या जो भी, मैंने राहुल गांधी ने तो एक तरफ से इनडायरेक्टली देखा जाए तो टीएमसी को समर्थन ही किया, क्योंकि उन्होंने चुनाव सभा ही नहीं की यहाँ पर आकर पश्चिम बंगाल में, तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो उन्होंने समर्थन किया। तो विपक्ष, देश के जो भी विपक्षी नेता हैं वो ज्यादा खुश ममता बनर्जी से भी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जीत हो रही है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में मोदी के परास्त होने से, क्योंकि यहाँ सीधी सीधी फाइट ममता और मोदी की हो गई थी, और इसमें इसमें हारने का मतलब है कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा उन पर आघात आया है। तो इस चुनाव से ये तय हो रहा है कि आगे आने वाला भविष्य, क्योंकि अगला चुनाव जो फेस होगा यूपी में होगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बहुत जबरदस्त चुनाव में लड़ना पड़ेगा, और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव एक नई दिशा दे रहा है वहां पर। और तो ये देश में एक विपक्ष के तौर पर ममता को एक बहुत बड़ा नेता मिल रहा है, बहुत बड़ा नेता। और यदि किसी न कारण से यही सिचुएशन यदि उत्तर प्रदेश में रहा तो बीजेपी के लिए बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है। बहुत आप सभी लोग पब्लिक न्यूज़ टीवी के इस लाइव डिबेट में, जो फेसबुक लाइव चल रहा था, इससे आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केडी पाथ जी कोलकाता से, रवि जी दिल्ली से, और परेश सिंह जी जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी के, वो दिल्ली से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस विषय पर बंगाल में जब सरकार बनेगी तो हम एक बार फिर चर्चा करेंगे कि सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी और सरकार उसमें क्या करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।